नमस्ते। आज हम 8 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। सो आज का जो 8 जुलाई 2024 का हमें पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि कोई भी एग्जाम हो पॉलिटी से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो चलो, पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर है इसलिए हमें इसको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब नई पावर देखने मिल रही है, ये पावर शायद ही आपके किताबों में दी होगी, अब न्यूज में आ गई है, तो ये पावर नई पावर है और इस पावर के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो पावर है इसको कहते हैं एक्सपंक्शन पावर ऑफ राज्यसभा चेयरमैन एंड लोकसभा स्पीकर। नई पावर है, पावर का नाम है एक्सपंक्शन पावर। अब ये पावर अगर पहली बार सुना होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको ये पता चल जाएगा कि एक्सपंक्शन पावर होती क्या है। सिलेबस जैसे मैंने आपको बताया, इसका सिलेबस पॉलिटी में जाता है और कंटेक्स्ट की बात करें तो हुआ क्या है, पहला स्पेशल सेशन जो चल रहा है 18th लोकसभा का, 18वीं लोकसभा अभी उसके सेशंस चल रहे हैं। 18th लोकसभा में काफी हीटेड डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्कशन चले हैं। अपोजिशन जो है वो काफ़ी बार आपको रूलिंग पार्टी के साथ क्लैश होते हुए देखने मिल रहा है। तो अपोजिशन क्लैशिंग विद द गवर्नमेंट, राज्यसभा चेयरमैन जो होते हैं उन्होंने रिमूव कर दिया है कुछ पोर्शन जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है उनके स्पीच में था। अब ये रिमूव किया जा सकता है क्या कोई पोर्शन, तो यही यहाँ सवाल उठता है, तो इसीलिए ये करंट अफेयर बनता है। तो अभी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये हम कहेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं राज्यसभा से, जैसे लोकसभा से राहुल गांधी है, वैसे ही आपको राहुल गांधी की तरह ये भी देखने मिलते हैं। तो राहुल गांधी के भी स्पीच से कुछ जो स्टेटमेंट्स थे वो एक्सपंक्शन वहां पे भी लगाया गया, यहां भी लगाया गया, तो रिमूवल होता है। क्या किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है उनके स्पीच से राज्यसभा में कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो रिमूव कर दिए गए। मीनवाइल लोकसभा में यानी लोअर हाउस हम जिसे कहते हैं, वहां पे राहुल गांधी ने जो स्पीच दी, जो रिमार्क्स बोले हैं, पीएम के बारे में जो बोला, राहुल गांधी जी ने बीजेपी के बारे में जो बोला, उसको एक्सपंक किया गया है। अब एक्सपंक करना यानी क्या, तो सबसे पहले रिमूव कर देना। कौन, आप अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई स्पीच दे रहा हूं पार्लियामेंट, तो मेरे पार्लियामेंट में दी हुई स्पीच का कुछ हिस्सा जो है उसे डिलीट किया जा सकता है, उसे रिमूव किया जा सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में एक्सपंक्शन यानी हम कह सकते हैं किसी चीज को इरेज करना या किसी चीज का रिमूवल करना, किसी चीज को रिमूव कर देना, तो ये होता है रिमूवल या फिर एक्सपेंशन, जिसको हम इरेज करना बोलते हैं। एक्सपंक्शन पावर कौन कर सकता है, ये पावर राज्यसभा के चेयरमैन के पास है। अगर राज्यसभा में आपने स्पीच दी है तो ये पावर लोकसभा के स्पीकर के पास है, अगर आपने लोकसभा में स्पीच दी है तो ये सब चीजें यहां पे हुई है। अब आगे होता क्या है, बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो प्रैक्टिस जो है ऑफ एक्सपंक्ट इन रिमार्क्स, यानी जो भी आप बोल रहे हो उसको हटाने की जो ये प्रैक्टिस चल रही है, ये स्टैंडर्ड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है। पार्लियामेंट में ये अलाउड है कि कुछ स्पीच से कुछ स्टेटमेंट्स को रिमूव किया जा सकता है, बट इसे सिलेक्टिव एक्सपंक्शन कहा जाता है। इसे सिलेक्टिव एक्सपंक्शन कहेंगे बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैज बिकम फ्लैश पॉइंट। अपोजिशन ये कह रहा है कि हम अगर उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो ये चीजें छुपाने के लिए ये लोग अभी उसको रिमूव करना शुरू कर दिए हैं, उसको इरेज करना शुरू कर दिए। तो ये सिलेक्टिव एक्सपंक्शन हमें देखने मिल रहा है, यानी हम जो बोल रहे हैं उसी में के स्टेटमेंट्स यहां से काटे जा रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं वो किसी और को जब इशारा कर रहे हैं तभी इसको रिमूव किया जा रहा है। ये अपोजिशन कह रहा है, सेंटर और अपोजिशन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्योंकि अगर देखा गया तो जो लोकसभा के स्पीकर है वो खुद बीजेपी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे वो अगर कुछ हटा रहे हैं तो अपोजिशन हमेशा ये अटैक कर रहा है सेंटर पे कि ये गलत है, हमारे स्पीच में का कुछ हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। उसी के अलावा आपको ये बता दूं कि जब ये एक्सपंक्शन होता है तब यहाँ पे याद रखेगा, व्हेन आर रिमार्क्स एक्सपंक्ट फ्रॉम पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स, कब रिमूव किया जाता है, कब एक्सपंक्शन होता है। पहली बात तो आपको बता दूं, पार्लियामेंट जो होता है मेंटेन करता है वर्बेटिम रिकॉर्ड्स, यानी जो भी आप बोल रहे हो सबके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं पार्लियामेंट में। जो भी आपने बोला, एवरीथिंग स्पोकन या फिर टेक्स प्लेस, जो भी प्रोसीडिंग के वक्त हुआ हर चीज को रिकॉर्ड करके रखता है पार्लियामेंट। वाइल 105 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक सर्टेन प्रिविलेज देता है कि आप पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हो। 105 आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये अधिकार देता है कि वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है।
बाकी अगर देखा गया तो बाकी प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं। रूल्स ऑफ हाउस भी अलग अलग बना के रखे जो यहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं। तो ऑर्डर्स जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी ऑर्डर देता है कि भाई ये चीज़ें जो है ये स्टेटमेंट में का ये हिस्सा डिलीट किया जाए, ये हिस्सा इरेज किया जाए, ये सब जो ऑर्डर्स दे रहे हैं हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर दो है, एक राज्यसभा में, एक लोकसभा में। लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उन्हें स्पीकर कहा जाता है, राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्हें चेयरमैन कहा जाता है। ये लोग जो भी ऑर्डर देते हैं दैट इज चेयरमैन, और ये जैसे मैंने बताया कि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोअर हाउस यानी लोकसभा होती है। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कुछ वर्ड्स को, कुछ फ्रेजेस को, कुछ एक्सप्रेशंस को यहाँ पे हटा सकते हैं जो डिफेमेटरी है, किसी का इंसल्ट कर रही है या फिर बहुत इनडिसेंट है, कुछ फालतू की बातें बोली गई है, किसी ने कोई गाली दी है, जो पार्लियामेंट के खिलाफ है स्टेटमेंट, ऐसे पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट्स, या फिर अनडिग्निफाइड जो किसी के हम कहेंगे कि डिग्निटी को खराब करता है, यानी किसी के रेस्पेक्ट वाले रेस्पेक्टिव एक पोस्ट है उसको खराब करता है, ऐसे रिकॉर्ड्स को डिलीट किया जा सकता है, रिकॉर्ड से ऐसे स्टेटमेंट्स को डिलीट किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं पावर है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है। और ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस आपको देखने मिले हैं जब एक्सपांशन जो होता है उसको काफ़ी ब्रॉडन कर दिया गया है। अब क्या होता है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का यूज़ किया जा रहा है, ऐसी कुछ खबरें अभी देखने मिल रही है। स्पीकर जो होते हैं वो अपने डिस्क्रिशन पे, अपने इच्छा से कोई भी चीज़ को डिलीट किए जा रहे हैं, ऐसा अपोजिशन का कहना है। कुछ भी वर्ड्स अगर हम बोलते हैं तो उसको वो रिमूव कर रहे हैं। बट स्पीकर कब कर सकते हैं ये काम, तो स्पीकर तब कर सकते हैं जब नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जब देश के खिलाफ कुछ बोला गया हो, जब भी फ्रेंडली रिलेशन खराब हो रहे हैं आपके स्टेटमेंट से फॉरेन स्टेट के साथ जो इंडिया ने बना के रखे हैं, वो दोस्ती खराब हो रही है, डेरोगेटरी या डिग्निटरीज के बारे में कुछ बोला जा रहा है, फालतू के स्टेटमेंट जो भी फॉरेन के डिग्निटरीज आए उनके बारे में, और इस कारण नेशनल सेंटिमेंट्स जो होते हैं ये भी ऑफेंड किए जाते हैं। नेशनल सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं, जैसे हम कहेंगे रिलीजियस सस्पेक्टिबिलिटीज़ यहाँ पे आ रही है, यानी रिलीजन को कुछ धोखा हो रहा है, रिलीजन के बारे में कुछ फालतू की चीज़ें बोली जा रही है, आर्मी को डिस्क्रेडिट दिया जा रहा है जो सुनने को अच्छा नहीं लगता है, नॉट इन गुड टेस्ट, या अदरवाइज वो ऑब्जेक्शनेबल लगता है। ऐसी चीज़ों को रिमूव किया जा सकता है जिससे चेयर की डिग्निटी खराब होती है, किसी पोस्ट को खराब कहा जाता है, रिस्पेक्ट खराब की जाती है, या फिर चेयरमैन के बारे में बोला जाता है या हाउस और मेंबर्स के बारे में बोला जाता है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को डिलीट किया जा सकता है रिकॉर्ड से जो बोले जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, मेंबर जो होते हैं उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। हम कहेंगे ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स डीम्ड रिलेवेंट, जो भी रिलेवेंट बोला है उसको हटाना पड़ेगा। सिमिलरली हम कहेंगे कि कोटिंग अनरेफरेंस्ड डॉक्यूमेंट्स और स्पीकिंग आफ्टर बीइंग आस्क्ड टू डेसिस्ट कैन रिजल्ट इन द एक्सपंक्शन, यानी वही है कि आप फालतू की कोई चीज़ कोट कर रहे हो, फालतू के कुछ डॉक्यूमेंट्स लाके दिखा रहे हो, या फिर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जिससे कोई किसी व्यक्ति को ठेस पहुंच रही है, तो ऐसी चीज़ों को भी यहाँ ख़त्म किया जा सकता है। कंटिन्यूस इंटरप्शंस है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चलने नहीं दे रहे हो, ऐसा कुछ बोले जा रहे हो जिससे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में रुकावटें आ रही है आपके स्पीच के दौरान, हम कहेंगे तो वो चीज़ों को भी यहाँ पे डिलीट किया जा सकता है। हम कहेंगे आपके रिकॉर्ड्स से, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं हमारे हाउस, ऐसी सब चीज़ों को एक्सपंक्शन कहा जाता है। आपके किताबों में ये एक्सपंक्शन वाली चीज़ नहीं दिखती, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा, इसके ऊपर इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सपेंशन के बाद बताओ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो कैसे इसको हटाते हैं। हाउ डू प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक्सपोज रिमार्क्स एंड व्हाट डू द रूल्स से। चेयरमैन और स्पीकर, जैसे मैंने बताया, चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के, उनको ये पावर दी है कि वो अंडर रूल 261, ये याद रखेगा, और 380 और 381, ये तीन जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है राज्यसभा के और लोकसभा के, इसमें ये पावर दी है हमारे स्पीकर और चेयरमैन को कि वो कोई भी स्टेटमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड से जो बोले गए हैं। देखिए रूल नंबर 261 ये बोलता है, अगर चेयरमैन को ये लग रहा है कि जो भी वर्ड्स बोले गए हैं वो डिफेमेटरी है, किसी के इज्जत को खराब कर रहे हैं, या इनडिसेंट है, या अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट के खिलाफ जा रहे हैं, या अनडिग्निफाइड है, तो इन सब चीज़ों को हटाया जा सकता है। हाँ, द लोअर हाउस जो होता है उसके 380 रूल में भी यही लिखा है, स्पीकर भी ऐसे जो स्टेटमेंट्स है उसको हटा सकते हैं। ये रूल 380 जो है ये लोकसभा का है, और रूल 261 जो है ये राज्यसभा का है। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसमें दिया हुआ है। अब हम कहेंगे तो एक्सपेंस्ड पोर्शन जो होते हैं आर मार्क्ड बाय एस्ट्रिस्क। अब जो भी स्टेटमेंट हटाया गया, फॉर एग्जांपल ये कोई स्टेटमेंट हटाया गया तो इसको एस्ट्रिक्स मार्क्स दिया जाता है, ऐसा स्टार वाला ऐसा मार्क्स दिया जाता है उसके सामने, और उसके बाद नीचे लिखा जाता है फुटनोट में कि इसको हटाया क्यों गया है। तो ये भी आपको
आपको बता दूं, जो स्टेटमेंट हटाया गया उसके सामने एस्ट्रिक्स मार्क देना पड़ता है, ये वाला, और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी फुटेज में लिखना पड़ता है कि हमने इसको हटाया है और क्यों हटाया है, ये भी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है। तो बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनी है वर्ड और फ्रेजेस की, जो कि मीडिया में सर्कुलेट हो जाती है एट द एंड ऑफ डेज प्रोसीडिंग। बहुत सारी मीडिया ही सर्कुलेट कर देती है। एक बार एक्सपंज्ड हो गया तो ये वर्ड्स और फ्रेजेस को अब ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है और जो भी इसको पब्लिश करेगा उस पर एक्शन ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ स्टेटमेंट बोला, वो स्टेटमेंट अगर एक्सपंज कर दिया जाता है और उसके बाद भी, अब ये क्या है कि मीडिया के पास इसके कुछ रिकॉर्डिंग्स है और वो रिकॉर्डिंग्स को अगर पब्लिश करती है ये एक्सपंज वर्ड्स के, तो उस मीडिया पे एक्शन ली जा सकती है। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम डिजिटल एज में रहते हैं। पहले के ज़माने की बात अलग थी, मीडिया को हम रोक सकते थे। आजकल ये प्रोसीडिंग्स लाइव चलती है। लाइव चलते वक्त ही बहुत सारे लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो सोशल मीडिया के थ्रू उसको वायरल कर देते हैं। इसलिए एक्सपंज वर्ड का आजकल रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और हम कहेंगे कि ये एक्सेसिबल है, सबको एक्सेसिबल है। लाइव टेलीकास्ट में तो आपको दिख ही जाता है, और लाइव टेलीकास्ट के दौरान अगर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो वो उसको आराम से फैला सकता है। हम कहेंगे कि टेलीकास्ट कर सकता है या सर्कुलेट कर सकता है स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू, सोशल मीडिया में। तो ये बहुत कठिन है कि ऐसी चीज़ों को आज छुपाया जाए, बट ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दिया है कि ऐसी चीज़ें डिलीट हो सकती है। इसको कहते हैं एक्सपंक्शन पावर। ये एक्सपंक्शन की पावर जो है ये चेयरमैन के पास है राज्यसभा के, और लोकसभा के स्पीकर के पास है। बहुत बढ़िया पावर है, बट इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही चीज़ों के लिए सही चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये जो पहला करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। चलो नेक्स्ट को करंट अफेयर की ओर चलते। तो पहला करंट अफेयर द हिंदू से आपको देखने मिला। दूसरा है एनएमसी। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ये न्यूज़ में रहा है और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट्स में। हुआ क्या है, डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को नया चेयरमैन करके अपॉइंट किए गए हैं ये नेशनल मेडिकल कमीशन के। इसलिए ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये न्यूज़ में आ गई है और अब देखना होगा कि ये काम क्या करती है। बैकग्राउंड में जाए तो हमको ये पता चलता है कि अपॉइंटमेंट कमेटी जो है ऑफ द कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। उन्होंने अपॉइंट किया है अलग अलग इंडिविजुअल्स को एनएमसी के पोस्ट में, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के पोस्ट में, ये और बाकी ऑटोनॉमस बोर्ड्स पे। अपॉइंटमेंट जो होता है और फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यहाँ पे याद रखेगा 4 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। बट अगर इन 4 साल के पहले ही आपने 70 साल की एज कंप्लीट कर ली है तो फिर आपको यहाँ पे रिटायर कर दिया जाता है, जो अर्लीस्ट होगा वो। ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें बताया है। 4 साल रखा जाएगा या फिर 70 साल की एज होने तक रखा जाएगा उस व्यक्ति को जो चेयरमैन बन जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन का। तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आपको देखने मिलता है एनएमसी के बारे में, अबाउट नेशनल मेडिकल कमीशन। जो बताऊंगा उसको अच्छे से याद रखना, किसी भी ऑप्शन में डाला जा सकता है। ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसको बनाया गया है द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के थ्रू। और ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो बनती है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन के ऊपर काम करती है, मेडिकल प्रैक्टिस के ऊपर काम करती है, डॉक्टर्स और ये सब के ऊपर काम करती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है मेडिकल से रिलेटेड उसके ऊपर काम करती है। 4 बोर्ड्स होते हैं जो एनएमसी के साथ काम करते हैं। पहले बोर्ड का नाम है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, UGMEB कहा जाता है इसे। ये काम करते हैं, ये नॉर्म्स बनाते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए ये वाली पहली कमीशन बोर्ड काम करता है। दूसरा बोर्ड होता है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, PGMEB। ये नॉर्म सेट करके देता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए। तीसरा होता है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। ये देखता है कि मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किस तरह से चल रहे हैं और इसके ऊपर वर्क कराए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। उसके बाद आता है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ये देखता है कि प्रोफेशनल कंडक्ट्स कैसे रहे हैं डॉक्टर्स क्या बराबर काम कर रहे हैं, एथिकली काम कर रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ है, ये सब यहाँ पे ध्यान रखने के लिए चौथा बोर्ड काम करता है। तो 4 बोर्ड्स काम करते हुए आपको दिख रहे हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर। इसके बाद हम आगे आते तो हमें देखने मिलते हैं इसके काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। अगर हम फंक्शंस की बात करें नेशनल मेडिकल कमीशन के, तो सबसे पहले पॉलिसीज़ बनाना कि भाई मेडिकल एजुकेशन कैसा रहेगा, उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है मेडिकल एजुकेशन के ऊपर, तो वो भी एनएमसी बना सकता है। दूसरी बात, पॉलिसीज़ बनाना मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए। पहला तो था मेडिकल एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनाना, दूसरा है मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए पॉलिसी बनाना, मेडिकल रिसर्चर्स जो है उनके लिए पॉलिसी बनाना, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए पॉलिसी बनाना और रेगुलेशंस भी बनाना। उसके अलावा एसेस करना
स्टडी करना जो रिक्वायरमेंट्स है हेल्थ केयर में उसको, कि हेल्थ केयर में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसकी ज़रूरत है क्या है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कैसे हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, और एक रोड मैप बनाना कि आपको किस तरह से वहाँ तक पहुँचना है, प्रमोट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, गाइडलाइंस बनाते हैं ये लोग, गाइडलाइंस भी यहाँ पे बनाए जाते हैं कि भाई देखो कि किस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ काम चलते हैं, कमीशंस कैसे काम करेगी, इसका खुद का गाइडलाइन भी ये लोग बनाते हैं। ऑटोनॉमस बोर्ड्स अभी आपको दिखाया ये कैसे काम करेंगे, इसके गाइडलाइंस बनाए जाते हैं, और स्टेट मेडिकल काउंसिल कैसे काम करेगी इसके लिए भी गाइडलाइंस बनाए जाते हैं। बाकी जितने भी ऑटोनॉमस बोर्ड्स यानी जो किसी के अंडर नहीं आते, जो फ्रीली काम कर रहे हैं, उनके लिए उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना के देता है कि हम सब मिलजुल के कैसे काम करेंगे। और जब भी ज़रूरत पड़ती है स्टेट मेडिकल, अब यहाँ पे देखिए अगला वाला कि हम कहेंगे एंश्योर कोऑर्डिनेशन, ये तो हो गया, टेक सच मेजर्स, ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जो स्टेट मेडिकल काउंसिल ने कहे हैं, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। जैसे एक महाराष्ट्र का स्टेट है, वो स्टेट के लिए जो मेडिकल काउंसिल्स है वो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है, तो उसके ऊपर भी ये काम करेगा और उसी तरह रेगुलेशंस भी बनाएगा। ये चीज़ें चलती हैं और एपेलेट जुरिस्डिक्शन इनके पास है। किसी ऑटोनॉमस बोर्ड ने कोई निर्णय सुनाया, तो निर्णय सुनाने के बाद उसका निर्णय अगर किसी को पसंद नहीं आता, किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर को, तो इनके पास अपील भी कर सकता है एनएमसी के पास। इसको कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन, यानी उनके पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है। उसके अलावा पॉलिसीज और कोड्स भी बनाए जाते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के लिए कि क्या प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए, डॉक्टर ने क्या करना चाहिए, किस तरह से इलाज करने चाहिए, क्या करना चाहिए, पैसे कितना लेना चाहिए, क्या है, हर चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। तो ये यहाँ पे आ जाता है। अगला है कि फ्रेम गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस, जैसे मैंने आपको बताया कितना फीस लेनी चाहिए या बाकी चार्जेस कितने रहने चाहिए इन रेस्पेक्ट ऑफ 50% ऑफ सीट्स प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को मिलेगी, जितने भी टोटल डॉक्टर्स बनेंगे उसमें से 50% सीट्स वहाँ रहेगी, और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, और उसको यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाएगा अंडर दिस एक्ट। तो हम कहेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी यूनिवर्सिटी करके ही काम करते हैं, 50% सीट उनके पास होती है। ये सब गवर्न करते हैं इस एक्ट के थ्रू, और एनएमसी इसके ऊपर ध्यान रखता है, नेशनल मेडिकल कमीशन इसके ऊपर ध्यान रखता है। बाकी जो परफॉर्म करने उसको बोलेगा लॉ बना के पार्लियामेंट, वो उसको भी परफॉर्म करेगा। ओवरऑल अगर देखा गया तो एनएमसी के पास बहुत सारे काम हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन के पास ढेर सारे काम हैं। और ये जो करंट अफेयर था एनएमसी को लेके, ये इसीलिए न्यूज़ में रहा है ये वाला एनएमसी, क्योंकि वहाँ पे नए चेयरमैन जो होते हैं वो यहाँ अपॉइंट किए गए हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो न्यूज़ थी जिसको हम कहते हैं एनएमसी से रिलेटेड, और BN गंगाधर नाम अच्छे से याद रखिएगा, जो यहाँ चेयरमैन करके अपॉइंट किए गए हैं, और इसका सोर्स था मनी कंट्रोल। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर है किसी टाइगर रिजर्व को लेके, और ये एनवायरमेंट से है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं जो करंट अफेयर एनवायरमेंट से होता है। MTR ये है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया था। तो इसको कहते हैं मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, दैट इज MTR। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व जो है इसका सिलेबस एनवायरमेंट में जाता है। सबसे पहले हुआ क्या है, पहली बार माइग्रेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है कॉमन ग्रास येलो का। ये कॉमन ग्रास येलो क्या है, ये एक बटरफ्लाई है। मैं अभी आपको ये बटरफ्लाई दिखाता हूँ। ये कॉमन ग्रास येलो एक बटरफ्लाई है। चलिए उस बटरफ्लाई को देखते हैं कि वो बटरफ्लाई किस तरह से दिखता है। तो कॉमन ग्रास जो है यहाँ पे आपको इस तरह से वो बटरफ्लाई देखने मिलता है। सो ये है कॉमन येलो। तो ये आपको एक मुडुमलाई टाइगर रिजर्व में बहुत सारे देखने मिले, इनका बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है, बड़े अच्छे दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। तो फर्स्ट टाइम इतना सारा माइग्रेशन हुआ है। स्पीसी का नाम याद रखना, कॉमन ग्रास येलो। ये आए हैं, हम कहेंगे वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 3-day बटरफ्लाई सर्वे। तो 3 दिन का बटरफ्लाई सर्वे किया, जितने भी बटरफ्लाई इस टाइगर रिजर्व में घूम रहे थे उन बटरफ्लाइज को देखा गया, और उसमें हमें बहुत सारे देखने मिले हैं कॉमन ग्रास येलो। तो हम कहेंगे कि मुडुमलाई टाइगर रिजर्व में ये हुआ था, MTR में रिसेंटली ये सर्वे हुआ था। बैकग्राउंड देखते हैं तो आपको देखने मिलता है सर्वे जो है इसमें और भी जानवर देखे गए, जैसे कि मलाबार रेवन देखने मिला, पेरिस पिकॉक देखने मिला, उसके अलावा हमें मलाबार बैंडेड पिकॉक देखने मिला, प्लेन पफीन देखने मिला, चॉकलेट एल्बेट्रोस देखने मिला, तमिल योमैन देखने मिला। ये स्टेट बटरफ्लाई है तमिलनाडु का, याद रखिएगा, ये स्टेट बटरफ्लाई कहते हैं इसको। कभी क्वेश्चन आ सकता है तमिल योमैन, कौन सा बटरफ्लाई स्टेट बटरफ्लाई कहलाता है तमिलनाडु का, तो याद रखना योमैन करके है। तो योमैन जो है ये, उसके अलावा तमिल लेस्विंग देखने मिला। ऐसे अलग अलग जानवर हमें वहाँ पे देखने मिले, बहुत अच्छे अच्छे स्पीसीज देखने मिले हैं। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं कि कॉमन ग्रास येलो, एक और बटरफ्लाई।
तो अगर हम देखें, टाइगर रिजर्व उस एरिया को बनाया जाता है जहां टाइगर को स्पेशली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पेंच एक टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, वैसा ही एक टाइगर रिजर्व है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे टाइगर को स्पेशली प्रोटेक्ट करने के लिए वो एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है, प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। अगर देखा गया तो इंडिया में ढेर सारे टाइगर रिजर्व है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पेंच है, यहाँ बोर है, मेड़घाट है, ताड़ोबा, अंधारी है ना, उसके अलावा बांधवगढ़ है, पन्ना है, ये पूरे टाइगर रिजर्व है। और आपको वर्क है कि टाइगर रिजर्व को आपको मैप पे मार्क करके रखना है जब भी हो तब, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं, एमटीआर के बारे में जान लेते हैं। एमटीआर जो है, जिसको मुडुमलाई टाइगर रिजर्व कहा जाता है, ये नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का नाम है नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट, और ये आता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु स्टेट में आपको देखने मिलता है। बहुत बड़ा है, 321 स्क्वायर मीटर्स का एरिया कवर करता है, और ट्राई जंक्शन है, 3 स्टेट्स में आके मिलता है। एक है कर्नाटक, दूसरा है केरला और तीसरा है तमिलनाडु। 3 स्टेट्स में आपको जाते हुए देखने मिलता है। उसके अलावा ये नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्लोप्स में नीलगिरी हिल्स जो है वहाँ पे ये आपको एस्टैब्लिश, वहाँ पे ये बना हुआ दिखता है, और ये वेस्टर्न घाट्स का भी पार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छे से याद रखना, पहला नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व, पहले बायोस्फीयर रिजर्व किसी ने पूछा कौन सा है, तो नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसी का ये पार्ट है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है मुडुमलाई, ये वाला है यहाँ पे मुडुमलाई, ये तमिलनाडु का हिस्सा है। चलो उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे थे कि क्या क्या है, क्या क्या हिस्सा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसकी कॉमन बाउंड्री है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये केरला में आती है, इसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है ऑन द वेस्ट। आगे देखा गया तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है ऑन द नॉर्थ। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ आता है, तो याद रखना कर्नाटक में आता है। नीलगिरीज नॉर्थ डिवीजन जो है उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है साउथ और ईस्ट में, और गुडलूर फॉरेस्ट डिवीजन जो है उसके साथ ये साउथ वेस्ट की बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे इतने सारे जो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरियाज है, इससे ये घिरा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, हम कहेंगे टाइगर, ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। उसके बाद इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखिए, यहाँ पे डाइवर्स इकोसिस्टम है, यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट देखने मिलते हैं जो पहाड़ों पे देखने मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ ग्रासलैंड्स भी देखने मिलते हैं, यहाँ वेटलैंड्स भी देखने मिलते हैं जो गीले गीले होते हैं, हम कहेंगे कि एक तरह से वहाँ पानी जमा होता है, वैसे वाले। शोला फॉरेस्ट देखने मिलते हैं जो यूनिक है, वेस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं शोला फॉरेस्ट। इट इज़ द होम फॉर रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा, अलग अलग तरह के ट्रीज और हम कहेंगे प्लांट्स, एनिमल्स, फौना यहाँ पे देखने मिलते हैं। जैसे इंडियन रॉक पाइथन आपको देखने मिलता है, मगर ये इंडियन क्रोकोडाइल है, ये भी आपको यहाँ पाया जाता है मुडुमलाई, यहाँ पे हम कहेंगे टाइगर रिजर्व में। तो इतने सारे जानवरों से भरा हुआ एक बहुत बढ़िया टाइगर रिजर्व है। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेस PIB। तो याद रखिएगा तमिलनाडु का जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व है ये, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एनवायरमेंट से है। चलो आगे के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। जो अगला करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है वो है कावेरी नदी को लेके। कोई ना कोई रिवर न्यूज़ में देखने ही मिल रही है, कभी आपको देखने मिलती है तिस्टा, कभी देखने मिलती है गंगा, कभी देखने मिलती है ब्रह्मपुत्रा, तो कभी देखने मिल रही है कावेरी। तो अलग अलग नदियाँ हमें यहाँ पर देखने मिल रही है और उसमें से एक है कावेरी। और रिवर आ गई तो फिर से इसका सिलेबस जाएगा ज्योग्राफी में। कावेरी की बात करते हैं। कावेरी की सबसे पहले बात की जाए तो ये कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है, हम कहेंगे कर्नाटक में तो आती है कावेरी, एक्चुअली सिर्फ कर्नाटक से नहीं बहती है, बाकी स्टेट से भी बहती है। और बाकी स्टेट में बहने के साथ साथ कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली किया क्या है, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने 9 मेंबर कमेटी बनाई है, 9 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है ताकि कावेरी नदी जो खराब हो रही है, उसका जो कंटेमिनेशन हो रहा है उसको ठीक कर सके। कावेरी नदी खराब होते जा रही है, वैसे देखा गया तो हर रिवर का यही प्रॉब्लम है कि वो कंटेमिनेशन को फेस कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज होने के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है देश में, पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स है, तो ये आपको देखने मिलता है। बैकग्राउंड आते हैं, ये डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि MLC है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिनेश गुलीगौड़ा करके है, दिनेश गुलीगौड़ा करके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है कर्नाटक से उन्होंने ये डिसीजन लिया है क्योंकि उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे सीवेज का प्रॉब्लम है, बहुत खराब पानी आके यहाँ मिल रहा है,
सॉलिड वेस्ट इसी में डाले जा रहे हैं कावेरी नदी में, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स यहीं पे जा रहे हैं, और जो भी कंटेमिनेंट्स है यानी जो भी खराब चीज़ें जो पानी को खराब कर रही है वो सब चीज़ें इस पानी में छोड़ी जा रही है। इस कारण मरीन लाइफ जो है, हम कहेंगे जो फिशेस या फिर बाकी जो पानी में रहने वाले लाइफ है वो सब तो खराब होती जा रही है, बट पब्लिक हेल्थ भी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है इस रिवर में। कमिटी जो है एक्सपर्ट की वो एग्जामिन करेगी कि हम एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कैसे रोकेंगे। कमिटी का काम होगा कि ये देखना कि हमें आगे और एनवायरमेंट से जो भी प्रॉब्लम जा रहे हैं उसको कैसा रोका जाए, बाकी पोल्यूटेंट जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट या सीवेज जो है उसका प्रॉब्लम कैसा ठीक किया जाए, इन सब पे यहाँ पे काम चलने वाला है। तो यहाँ पे कावेरी नदी न्यूज़ में आ गई, इसलिए कावेरी रिवर के बारे में जानना होगा। कावेरी रिवर के बारे में जानने से पहले मैं आपको पहले तो मैप में दिखा देता हूँ कावेरी नदी की किस तरह से आपको देखने मिलते हैं। कावेरी रिवर यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले कावेरी रिवर जो है यहाँ पे आपको देखने मिल रही है, दिस इज़ कावेरी, ये कावेरी निकलती हुई दिखती है, और ये यहाँ से जाके हम कहेंगे बे ऑफ बंगाल को मिलते हुए आपको दिख रही है। दिस इज़ द कोर्स ऑफ कावेरी रिवर। चलो तो आपके माइंड में फिट कर लो कावेरी रिवर का कोर्स। अब आते हैं हम कावेरी रिवर के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले कावेरी रिवर को कावेरी भी कहा जाता है, इसका स्पेलिंग सिर्फ KAVERI, कावेरी नहीं है, तो CAU हम कहेंगे VERY, ये भी कावेरी उसका स्पेलिंग है। तो साउथ या फिर हम कहेंगे ब्रिटिश लोग अपने अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउंसिएशन करते थे। उसके अलावा हम कहेंगे ये पूरे कर्नाटक और तमिलनाडु 2 स्टेट से बहती है। याद रखिएगा कावेरी नदी 2 स्टेट से बहती है, एक है कर्नाटक और दूसरी है तमिलनाडु। ये कहाँ से निकलती है? ये तल कावेरी करके एरिया है ब्रह्मागिरी रेंज में, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे आपको तल कावेरी देखने मिलता है। ये कोडगु डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के कोडगु डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये कावेरी निकलती है। कावेरी नदी वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और कावेरी नदी कहाँ पे जाके मिलेगी? तो बे ऑफ बंगाल को जाके मिलती है। बे ऑफ बंगाल जो है वो माउथ ऑफ द रिवर होता है। जहां रिवर ओशन या सी को जाके मिलती है उसको माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। माउथ ऑफ द रिवर यानी वो जगह नहीं जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है। तो कावेरी रिवर का जो माउथ है वो आपको देखने मिलता है बे ऑफ बंगाल में। अब कहां से निकलती है पता चल गया। अगला याद रखिएगा शिवना समुद्र फॉल, होगेन नक्कल फॉल्स, ऐसे अलग अलग यहाँ पे आपको फॉल्स देखने मिलती है। उसके अलावा चुंचाना कट्टे फॉल्स, ये जितने भी नाम हैं ये साउथ इंडिया के नाम हैं। तो जो साउथ के लोग हैं उनको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा ये नाम, जो नॉर्थ के लोग हैं उनके लिए नाम थोड़ा याद रखना एक टास्क है, बट बार बार पढ़ के आप इसको याद रख सकते हैं। अगले हम बात करते हैं कोर्स, ये नदी बहती कैसी है। ये नदी टोटल 800 किलोमीटर की रिवर है, 800 किलोमीटर्स की रिवर है। ये रिवर निकलेगी जैसे मैंने आपको बताया कर्नाटक से निकलेगी और अपना ये सफ़र तय करेगी पूरा बे ऑफ बंगाल तक। बे ऑफ बंगाल तक जाने तक इसकी टोटल लेंथ 800 किलोमीटर की हो जाती है। उसके बाद वो समुंदर को जाके मिलती है। पुमपुहार करके जगह है, मयली दुथराई करके डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे तमिलनाडु में, यहाँ पे ये जाते हुए आपको देखने मिलती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज यानी नदी को आके मिलने वाली बाकी नदियाँ, ऐसे रिवर जो कावेरी रिवर को आके मिलती है उनका नाम देख लेते हैं कौन कौन सी रिवर्स इसको आके मिलती है। सबसे पहले कुछ रिवर्स है जो लेफ्ट साइड से आके इसको मिलती है, ऐसे ट्रिब्यूटरीज को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हरंगी आती है, हेमावती आती है, शिमशा आती है, अर्कावती आती है, सरबंगा आती है, ये रिवर्स है इसकी। उसके अलावा एक और है थिरुमनी मुथारी करके, थारू करके ये रिवर है। तो ये अलग अलग नाम है। ये नाम जो है ये रिवर्स के नाम ये साउथ से रिलेटेड रिवर से, इसलिए नाम थोड़े से अलग है। काफ़ी लोगों ने ये नाम पहली बार सुने होंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे स्पेशली ये नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको कहेंगे थिरुमनी मुथारू। ये जो रिवर है ये एक रिवर है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो राइट से आके मिलती है वो है लक्ष्मण तीर्थ नदी, दूसरी है कबिनी नदी, भवानी नदी, नोयल रिवर, अमरावती रिवर, मोयार रिवर, ये सब रिवर उसको राइट साइड से आके मिलती है। कैचमेंट एरिया, अब रिवर का देखते हैं। कैचमेंट एरिया ने कहाँ से कितना पानी रिवर को मिलता है ये सबसे पहले देखेंगे, कहाँ से रिवर अपना पानी जो है वो कलेक्ट करते हुए चलती है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कैचमेंट एरिया। कावेरी बेसिन जो होता है ये कवर करती है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, उसमें आता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पुदुचेरी, इतने जगह से इसको पानी मिलना शुरू होता है। तमिलनाडु जो होता है यहाँ से 4868 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका कैचमेंट एरिया है। कर्नाटक में 34,273 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। केरला में 2866 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया, और पुदुचेरी में सबसे कम
कम यानी 148 स्क्वायर किलोमीटर्स का कैचमेंट एरिया इस नदी का है। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इसका कैचमेंट एरिया तमिलनाडु से आपको देखने मिल रहा है। अलग अलग डैम्स जो कावेरी रिवर में बनाए गए हैं वो डैम्स में आते हैं कावेरी पे सबसे पहला कृष्णराजा सागर डैम, अगला है मेटूर डैम, उसके बाद कबिनी डैम। ऐसे आपको 3 मेजर डैम देखने मिलते हैं। छोटे मोटे डैम्स तो काफ़ी सारे बन जाते हैं छोटे मोटे, बट मेजर डैम्स यहाँ पे आपको ये, बाकी रिजर्वायर्स भी है छोटे मोटे, ये आपको 3 याद रखना ज़रूरी है। ये अगर हम देखेंगे तो एलोकेशन और स्टोरेज बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं डैम्स के और रिजर्वायर्स के, यही से एलोकेट होता है पानी अलग अलग स्टेट्स को। डैम नहीं बना रहता तो एक ही स्टेट को पूरा गया रहता, ऐसा भी हमें देखने मिला रहता। सोर्स जो है इस न्यूज़ का वो है बिजनेस स्टैंडर्ड, जो कि कावेरी रिवर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये रहा कावेरी रिवर। और उसके बाद एक और करंट अफेयर जो हमको देखने मिल रहा है वो है होलोग्राम टेक्नोलॉजी। होलोग्राम टेक्नोलॉजी बहुत अलग टेक्नोलॉजी और बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। अब हुआ क्या, ये जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी है ये आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इसका करंट अफेयर होलोग्राम टेक्नोलॉजी। और होलोग्राम टेक्नोलॉजी में हुआ क्या है, जापान जो होता है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है येन बैंक नोट्स। उनकी बैंक करेंसी जो है वो येन है, जापान की करेंसी येन है, जैसे इंडिया का रुपीज़ है। इन्होंने कहीं ना कहीं 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है ताकि सिक्योरिटी जो है वो और अच्छी हो जाए, नकली नोटें ना बने। इसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी के लिए एक नई टेक्नोलॉजी लाई है नोट में, जिसको होलोग्राम टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये एडवांसमेंट जो है वो जापान का कमिटमेंट दिखा रहा है कि जापान जो होता है वो जो नकली नोट होती है उसके फाइट में बहुत आगे चलने की सोच रहा है। जापान बिल्कुल नहीं चाहता कि उनके ऐसी नकली नोट्स बनाई जाए, इसीलिए होलोग्राम टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहा है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्या होती है? होलोग्राम टेक्नोलॉजी एक 3 डायमेंशनल इमेजेस होती है, 3 डायमेंशनल इमेजेस, 3D इमेजेस होती है ये, जो कि क्रिएट की जाती है रिकॉर्डिंग लाइट पैटर्न्स दैट मिमिक हाउ आवर आईज परसीव ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। आपके आइज स्पेस में कैसे ऑब्जेक्ट को परसीव कर सकते हैं। जैसे होलोग्राम टेक्नोलॉजी में हवा में ही मैं सब कुछ चला सकता हूँ, फॉर एग्जांपल हवा में ही लेटर्स आ रहे हैं, हवा में ही सब चीज़ें बनाई जा रही है। इस तरह से ये टेक्नोलॉजी है, मिमिक कर सकती है आप जो स्पेस में परसीव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, वैसे तो इनकी जो इमेजेस बनी रहेगी वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी की रहेगी, जो कि जिसको नकली बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि स्पेस में वो वैसी परसीव होगी जैसी वो बनाई गई है। अनलाइक ट्रेडिशनल फोटोग्राफ्स, फ्लैट इमेजेस ऐसी बनती थी। ट्रेडिशनल फोटोग्राफ्स कैसी होती है? सीधी फ्लैट इमेजेस होती है। होलोग्राम जो होते हैं वो डेप्थ में जाती है, मेकिंग देम अपीयर लाइफ लाइक एंड इमर्सिव। ऐसा लगता है आपके सामने ही वो खड़ा है अगर उसको उस तरह से अगर देखा गया तो, ठीक है। एकदम से ऐसे नोट पे देखोगे तो नहीं समझेगा, जब भी उस नोट को चेक करने के लिए रखा जाएगा तो वो होलोग्राम आपको ऐसा दिखाएगा जैसे वो व्यक्ति आपके सामने ही खड़ा है, लाइफ लाइक है। तो इनका इंट्रिकेट डिज़ाइन जो होती है वो इसको डिफेंस, बहुत अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है वो कि नकली नोटें नहीं बनेगी। एप्लीकेशंस देखो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। पहला तो है विजुअल डिस्प्ले। होलोग्राफिक डिस्प्ले जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होते हैं, आर्ट एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते हैं। पहला है विजुअल डिस्प्लेज, एडवर्टाइजमेंट में और एंटरटेनमेंट में यूज़ होते हैं। दूसरा है डेटा स्टोरेज, यहाँ डेटा को स्टोर कराया जाता है, इसी में डेटा स्टोर होता है। सबसे खतरनाक है वही डेटा जो है वो होलोग्राम के इसमें आपको देखने मिलता है 3D में। उसके अलावा माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी यानी बायोलॉजिकल इमेजिंग, वही है कि एकदम जिंदा आपको ऐसी सब चीज़ें देखने मिल सकती है। उसके अलावा इंटरफेरोमेट्री यानी हम कहेंगे मेजरमेंट्स अलग अलग इसमें, जैसे मेट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू क्लाइमेट, और ये सब हम कहेंगे इंजीनियरिंग, ये सब इसमें आपको ये सब देखने मिलते हैं। और अगला है मेडिकल इमेजिंग में भी इसका यूज़ होता है। अभी तो नोट में भी यूज़ कर लिया है जापान ने, तो और ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया है। होलोग्राफिक टेक्निकल मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में भी यूज़ होता है, मेडिकल वाली चीज़ों में, जिससे डायग्नोस्टिक ईजिली हो जाते हैं। तो इस तरह से एक और न्यूज़ रही जिसको कहा जाता है होलोग्राम टेक्नोलॉजी, और इसका जो करंट अफेयर का सोर्स था वो था द हिंदू। सो इस तरह से हमारे ये करंट अफेयर रहे आज के। बट अभी आपको पहले MCQ सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हम आगे क्या जो करंट अफेयर है, आगे जो भी आंसर्स रहेंगे वो आप फिर उसको कमेंट सेक्शन में लिख पाएंगे। तो देखिए अभी जो MCQs है, जैसे होलोग्राम टेक्नोलॉजी को लेके हो गया, या फिर हम कहेंगे मेडिकल कमीशंस को लेके हो गया, या फिर रिवर्स को लेके हो गया। तो ये बताने के पहले आपको बता दूं, आपने जो जो करंट अफेयर्स पढ़े वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी वाला था, उसके अलावा कावेरी रिवर वाला था, कावेरी रिवर के अलावा MTR था जिसको मुडुमलाई टाइगर रिजर्व कहा जाता है, और इतना ही नहीं तो अगला नेशनल मेडिकल कमीशन पे था, और
और उसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन पावर ऑफ राज्यसभा चेयरमैन एंड लोकसभा स्पीकर, जो कि पॉलिटी से था। चलिए आखिरी पार्ट पे चलते हैं आज के लेक्चर के, और वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर ठीक लगते हैं उसको लिखेंगे। अब देखिए प्रैक्टिस एमसीक्यू में जो आज हमने पढ़ा उसके ऊपर पहला क्वेश्चन देखने मिल रहा है कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी को लेके, विथ रेफरेंस टू होलोग्राम टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग। पहला है एडवर्टाइजमेंट एंड एंटरटेनमेंट, सेकेंड इज डेटा स्टोरेज एंड फॉर हाई कैपेसिटी स्टोरेज, थर्ड इज माइक्रोस्कोपी फॉर बायोलॉजिकल इमेजिंग एंड फोर्थ इज डिफेंस अगेंस्ट काउंटर फिटिंग। तो हम कहेंगे नकली नोट के लिए। हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर द एप्लीकेशन फॉर होलोग्राम टेक्नोलॉजी? आंसर में टिक करना है सही आंसर। फर्स्ट इज ओनली 1, सेकेंड इज ओनली 2, थर्ड इज ओनली 3 एंड डी इज ऑल 4। सही ऑप्शन जो होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट हमें जो देखने मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वो है कंसीडर the following statements about NMC, that is National Medical Commission. First, it is statutory body established under National Medical Commission Act 2019. Second, it is responsible for creation and regulation of all elements of medical education, practice and institutions. Which of the statements given above is or are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या D neither 1 nor 2। अगला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है वो है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। इसमें पहली आपको देखने मिल रही है लक्ष्मण तीर्थ, दूसरी है कबिनी, तीसरी है भवानी, चौथी है अर्कावती। आपको हाउ मेनी ऑफ द अबाउ मेंशन रिवर्स आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर? याद रखिएगा लेफ्ट बैंक पूछा है, राइट बैंक नहीं। अब या फिर सिर्फ ट्रिब्यूटरी नहीं पूछा है, स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछी गई है। पहला ऑप्शन है 1 ओनली, ओनली 1, सेकेंड इज ओनली 2, थर्ड इज ओनली 3 या फिर डी इज ऑल 4। आपको जो भी सही आंसर लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स जिसको हमने यहाँ पे स्टडी किया, एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया। कल मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।